Welcome students. In this particular present video, we are going to discuss about magnetic flux. हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा। फैराडेज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने डिस्कस किया कि whenever the magnetic flux associated with any coil, any loop changes with respect to time, then the whole loop or whole coil is just behave like source of EMF. सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब वो एक बैटरी की तरह बिहेव करती है एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी कोई कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो पर्टिकुलर कॉइल सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव करने लगती है। This particular phenomenon is said to be electromagnetic induction. आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ध्यान से समझना, क्योंकि आपको अगर ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते आना चाहिए। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फंडामेंटल मीनिंग होता है द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड पासिंग परपेंडिकुलर टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ any surface passing normal to it is called as magnetic flux associated with that surface। ये हमारे लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है कि भाई द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एनी सरफेस पासिंग नॉर्मल टू इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सरफेस। अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड कितना है वो कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करो कि मैं यहाँ पर कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस लेता हूँ। कंसीडर करो कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है और ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस को अनइवन है, जिसके अंदर ग्रूव्स एंड वैलीज है। ऐसी अनइवन सरफेस को मैंने किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। कंसीडर करो कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रैंडमली पास हो रही है एज शोन इन डायग्राम। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रैंडमली पास हो रही है और ऐसे केस में मुझे ये पर्टिकुलर सरफेस से एसोसिएटेड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। अगर मुझे ये सरफेस से एसोसिएटेड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो पूरी सरफेस को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं पूरे सरफेस को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ, कंसीडर करो कि ये मैंने पूरे सरफेस को इस तरीके से छोटे से सेगमेंट में डिवाइड किया। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि अगर आप इस तरीके से सरफेस को छोटे सेगमेंट में डिवाइड करोगे तो हर एक सेगमेंट यहाँ पर प्लेन सरफेस बनेगा, और अगर हर एक सेगमेंट यहाँ पर प्लेन सरफेस बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर सरफेस अनइवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, सरफेस भी अनइवन है, तो अगर उससे एसोसिएटेड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इवेल्युएट करना है
तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होल सरफेस in very small surface segments, very small surface segment। अगर मैं पूरी सरफेस को वेरी स्मॉल सरफेस सेगमेंट में डिवाइड कर देता हूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया है, ये छोटे से सेगमेंट का एरिया वेक्टर होगा डेल्टा A1। अगर उसके अंदर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक इसका एरिया वेक्टर होगा डेल्टा A1, उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ very small surface segment, that is equal to very small surface segment that is equal to delta phi 1, or you can denote it as a phi 1। तो सरफेस सेगमेंट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स phi 1 इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला बनेगा B1 डॉट डेल्टा A1। जैसे अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था, सेम वे यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिफाइन करने वाले हैं। phi 1 magnetic flux associated with first segment is phi 1 equal to B1 dot delta A1। Similarly, दूसरे सेगमेंट से एसोसिएटेड phi 2 equal to B2 dot delta A2। और इसी तरीके से अगर मैं जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E dot delta A था, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला phi 3 इक्वल टू, और इसी तरीके से अगर मैंने n सेगमेंट में डिवाइड किया है तो phi n इक्वल टू bn डॉट डेल्टा an। मैंने सारे छोटे सेगमेंट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। सारे छोटे सेगमेंट से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने के बाद अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस कितना होगा, तो पूरी की पूरी सरफेस से एसोसिएटेड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा phi इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल दिस phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 अप टू phi n। अगर मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में रखता हूं कि phi इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 अप टू phi n, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब तो ये हुआ कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस दैट विल बिकम एसोसिएटेड विथ होल सरफेस दैट विल बिकम phi, and phi is here, mind well, magnetic flux is just a scalar quantity, and if magnetic flux is just a scalar quantity then we can say that phi is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 up to phi n। तो phi is equal to, अगर मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखता हूं तो सिग्मा, here it is sigma bi dot delta ai and ultimately bi dot delta I where I equal to 1 to n, जितने भी सेगमेंट्स है वहां तक। बट यहाँ पर दिस एडिशन और समेशन is continuous, this addition or summation is continuous over a complete surface, अगर ये कंप्लीट सरफेस के लिए कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब इफ वी विल टेक लिमिट डेल्टा a टेंड्स टू 0 then delta a is converted into dA and whole particular mathematical process is converted into integration। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखूं तो टोटल फ्लक्स phi is equal to surface integral of B dot TA।
और ये फॉर्मूला की हेल्प लेकर आप अनइवन सरफेसेस के लिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA। फ्रेंड्स, दिस इज द अबाउट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड विद एनी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। अभी भी मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करो। हमको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए अगर मुझे उसका यूनिट और डायमेंशन चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो नोन एज वेबर। हमको पता है कि B इक्वल टू F अपॉन IL इक्वेशन के अकॉर्डिंगली टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर इक्वल टू टेस्ला। तो टेस्ला की जगह पर अगर मैं न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर रख देता हूँ इंटू मीटर स्क्वायर, तो अल्टीमेटली स्क्वायर और मीटर चला गया, तो दैट इज न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर मतलब जूल पर एम्पियर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1L2T-2 A-1 फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो। आपको अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पूछा जाए तो आप 3 यूनिट्स लिख सकते हो, एक तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा वेबर और तीसरा जूल पर एम्पियर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है m1L2T- इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है m1L2T-2 A-1। ये खास याद रखना, ये इसके यूनिट्स है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और जूल पर एम्पियर, as well as it is famous unit is said to be Weber. Weber is also one of the unit of magnetic flux. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नॉन यूनिफॉर्म सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस किया। अब मेरी बात ध्यान से समझो। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद यूनिफॉर्म सरफेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझना। कंसीडर करो कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आप सबको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर्स पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर होंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड है B। अब ऐसे B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंसीडर करो कि मैंने यहाँ पर कोई प्लेन रखा है। कंसीडर करो कि मैंने यहाँ पर एक प्लेन रख दिया और आप देख सकते हो कि दिस प्लेन इज लाइंग इन सच अ वे दैट ये एक प्लेन है। आप देख सकते हो कि मैंने प्लेन को कुछ इस तरीके से रखा है कि जिससे प्लेन का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा डायरेक्शन बना रहा है, बट प्लेन है इसलिए उसका यूनिफॉर्म सरफेस एरिया होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स B के साथ बनाया हुआ एंगल, आप देख सकते हो कि इसके साथ बनाया हुआ एंगल थीटा जितना है। अगर इसके साथ बनाया हुआ एंगल थीटा जितना है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, you all very well know that phi equal to surface integration of B dot dA। फ्रेंड्स, यहाँ पर B dot dA का मतलब होगा इंटीग्रेशन B dA cos थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि B और cos थीटा कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लिया, तो B cos थीटा इंटीग्रेशन dA
इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन डीए का मतलब हुआ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन, और प्लेन का टोटल सरफेस एरिया ए जितना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आया मेरे पास फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए, मतलब दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब फाई इक्वल टू ए डॉट बी। फ्रेंड्स मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो, जब भी आपको कोई ऐसा सरफेस दिया है, जब भी आपको कोई भी ऐसा सरफेस दिया है कि जो सरफेस प्लेन है एज वेल एज, जो सरफेस प्लेन है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाती हुई डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है फाई इक्वल टू ए डॉट बी। लेकिन कंसीडर करो कि मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कंसीडर करो कि मेरे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमको एक प्लेन दिया गया है, और प्लेन को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जिससे, प्लेन को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जिससे ये प्लेन, यहाँ पर प्लेन को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जिससे ये प्लेन का एरिया वेक्टर, प्लेन का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए। प्लेन का एरिया वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा इक्वल टू 0 बना रहा है, तो ऐसे केस में फाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब ए बी कॉस थीटा, बट थीटा इक्वल टू 0 इज गिवन। अगर थीटा इज 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई इक्वल टू ए बी कॉस 0 एंड कॉस 0 इक्वल टू 1, so phi is equal to simply AB। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर कि अगर आपको कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड दिया है, उसमें प्लेन को रखा गया है, ये प्लेन अगर ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा जितना एंगल बना रहा है, तो फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होगा फाई इक्वल टू ए डॉट बी। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला होगा फाई इक्वल टू ए बी। जैसे मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। कंसीडर करो कि मेरे पास, कंसीडर करो कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, कंसीडर करो कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, और ये रेक्टेंगुलर लूप के क्लोज मैंने यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर रखा है। रेक्टेंगुलर लूप के क्लोज यहाँ पर कंसीडर करो कि एक इनफाइनाइट लेंथ वाला, वेरी लॉन्ग लेंथ वाला एक कंडक्टर रख दिया है, और ये कंडक्टर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझना, ये कंडक्टर के लिए ये डिस्टेंस, कंडक्टर के लिए ये डिस्टेंस, कंडक्टर के लिए ये डिस्टेंस कंसीडर करो कि ये डिस्टेंस ए जितना है। कंडक्टर की खुद, और ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप की खुद की लेंथ, इसकी खुद की लेंथ एल जितनी है, इसकी लेंथ एल जितनी है, और इसकी ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ बी जितनी है। ब्रेड्थ अगर बी जितनी है और लेंथ अगर ए जितनी है, ये कंडक्टर में से अगर आई जितना करंट पास हो रहा है, ये कंडक्टर में से अगर आई जितना करंट पास हो रहा है, तो इवेल्युएट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ रेक्टेंगुलर लूप। ये शायद आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज लाइक दिस वे, ऑब्टेन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑब्टेन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, obtain total magnetic flux associated with such rectangular loop। अगर मुझे यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप से एसोसिएटेड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है,
तो कैसे किया जा सकता है? ये करने के लिए फ्रेंड्स हमको यहाँ पर कंसीडर करो कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंसीडर करो कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक सेगमेंट कंसीडर करता हूं। कंसीडर करो कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया है। ये जो छोटा सा सेगमेंट मैंने कंसीडर किया, ये छोटा सा सेगमेंट वायर से मतलब कंडक्टर से, कंसीडर करो कि कंडक्टर से x जितने डिस्टेंस पर है। कंसीडर करो कि ये छोटा सा सेगमेंट x जितने डिस्टेंस पर है और उसकी खुद की लेंथ dx जितनी है। तो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर very small surface segment of length dx and breadth b। ऑब्वियस है कि उसकी ब्रेड्थ ओरिजिनल ही रहेगी, ब्रेड्थ चेंज नहीं होगी। ब्रेड्थ b at a distance of perpendicular distance of x from very long straight current carrying conductor, Consider a rectangular very small surface segment of length dx and breadth b at a distance of x from very straight conductor। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा कंडक्टर मैंने कंसीडर किया, ये छोटा सा सेगमेंट मैंने कंसीडर किया, उसका एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ वेरी स्मॉल surface segment that will become dA, and dA equal to लेंथ इंटू ब्रेड। छोटे से सेगमेंट की लेंथ है dx और ब्रेड्थ है b, तो b इंटू dx उसका एरिया होगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर की वजह से x जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitesimally long straight current carrying conductor at x distance, x जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई y परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, आप देख सकते हो कि ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड गोइंग इनसाइड डायरेक्शन में होगा, अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन में होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 होगा। और अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो वी कैन कंक्लूड लाइक दिस वे, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स associated with very small surface segment, तो ये सरफेस सेगमेंट से एसोसिएटेड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, स्मॉल से एसोसिएटेड है इसलिए डी फाई इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला इज बी डी ए कॉस थीटा, बी डॉट डी ए मतलब बी डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर डी फाई का इक्वेशन बनेगा
यहाँ पर डी फाई का इक्वेशन बनेगा डी फाई इक्वल टू बी की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, डी ए मतलब उसका सरफेस एरिया बी डी एक्स एंड कॉस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो स्केलर है वो सबको साथ में ले लिया जाए, तो डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद होल रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल से एसोसिएटेड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? तो सर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल रेक्टेंगुलर कॉइल, होल रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कॉइल, that is equal to phi and phi is equal to integration d phi। तो phi is equal to integration d phi मतलब म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, बट लिमिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ये पॉइंट से स्टार्ट करके ये पॉइंट तक का इंटीग्रेशन लेना है, तो दैट इज इक्वल टू a से स्टार्ट करके a प्लस एल तक। तो फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम a टू a प्लस एल। यहाँ पर अपर वैल्यू और लोकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ अपर वैल्यू इज a प्लस एल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। तो यहाँ पर जब दो लॉग का सब्सट्रैक्शन होता है तो अल्टीमेटली दैट विल बिकम डिवीजन। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए। दिस विल बी द आंसर of total magnetic flux. This will be the answer of total magnetic flux associated with whole surface. This will be the total magnetic flux associated with whole surface. Friends, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कंसीडर करो कि हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ये कंडक्टिंग वायर से बनाया हुआ, कंसीडर करो कि ये कंडक्टिंग वायर से बनाया हुआ कोई लूप है, जिसके पास ये कोई कंडक्टिंग वायर से बनाया हुआ लूप है और ये लूप के अंदर से जब हम इनफाइनाइट लेंथ वाला लूप है, अगर मैं इसके अंदर से करंट पास करता हूं, जब मैं इसके अंदर से करंट पास करूंगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर करंट पास होने की वजह से यहाँ पर एक्सिस के पैरेलल, अंदर के रीजन में एक्सिस के पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये कंसीडर करो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो अंदर के रीजन में प्रोड्यूस हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी इंटेंसिटी वाली है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर बी का फॉर्मूला बनेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेर स्मॉल एन मतलब कैपिटल N अपॉन L टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ये लूप का कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया A जितना है, तो इसका मतलब ये हुआ A इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गिवन लूप। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, अगर A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लूप है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच टर्न ऑफ कॉइल, तो हर एक टर्न ऑफ कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर मैं फाई डैश से रिप्रेजेंट करता हूं तो फाई डैश इज इक्वल टू A इंटू बी, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और
क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट NI अपॉन L इंटू ए। लेकिन दिस इज सेड टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न ऑफ कॉइल। अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद होल कॉइल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद पूरा का पूरा कॉइल, दैट इज इक्वल टू फाई इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर IA अपॉन L। इन शॉर्ट, कभी भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी कैलकुलेट करते हो तो ये बात याद रखनी होती है, जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हो तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न ऑफ कॉइल फाइंड कर रहे हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद होल कॉइल फाइंड कर रहे हो। ध्यान से ये बात याद रखना। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल इंफॉर्मेशन पढ़ाई रिगार्डिंग total magnetic flux. Friends, this is about total magnetic flux associated with the coil. Thank you very much.